नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कीर्ति सैनी जी से, जो कि वर्तमान में आइडियल पब्लिक स्कूल सहजपुर में साइकोलॉजी की टीचर भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। रचना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सी टाइम्स के मंच पे मुझे बुलाया। जी बिल्कुल। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि साइकोलॉजी है क्या? एक्चुअली कुछ समय पहले तक, इनफैक्ट आज भी लोग छुपाते हैं कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि सिर्फ जो पागल हो जाते हैं वो ही जाते हैं। जी, तो उस बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली साइकोलॉजी हमारी पर डे टू डे जो लाइफ है उससे ही रिलेटेड है। हम इवन किसी के बारे में अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो भी हमारी एक साइकोलॉजी है। जनरली क्या होता है, हम किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ कह देते हैं, ये तो साइको है, ये तो मेंटल है। जी बट वो साइको का मतलब एक्चुअली होता है मन। जी। तो वो ओके। हम मन नहीं है। हम्म। एक्चुअली कोई भी पर्सन जो है वो मन नहीं मन है। नहीं है। तो जब वो मन नहीं है, इसका मतलब साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि पर्सन टू पर्सन के बिहेव का, जो भी कोई लाइव है उसके बिहेव की लर्निंग की जाती है कि एट प्रेजेंट अगर कोई बिहेव कुछ कर रहा है तो वो बिहेव का रीजन क्या है। जनरली आपने सुना होगा कि हम कहते हैं अरे वो तो चेंज हो गया, बिल्कुल। है ना। अपन कहते हैं कि अरे ये तो चेंज हो गया, बट अगर वो चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है। उसके बिहेव में अगर चेंजेस आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई माइनर या मेजर कुछ फॉल्ट होगा, तभी तो वो चेंज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही ये जो साइकोलॉजी है वो पर्सन के बिहेव को ही रिस्पॉन्स करने के लिए कि हाँ वो ये पर्सन में चेंज है, ये पर्सन में चेंज है। आज हम इंडिविजुअल हैं, आप अलग है, मैं अलग हूँ, बिल्कुल। है ना। कोई भी ह्यूमन बीइंग एक सा नहीं होता। हम जी। जरूर कह देते हैं कि ये इसकी कॉपी है, वो उसकी कॉपी है, पर कोई भी किसी की 100% कॉपी बिल्कुल कभी नहीं नहीं हो हो सकता, सकता। जी। क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है हमारी, जो हमारी है। और साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है, यूनिक एडजस्टमेंट। आपने देखा होगा, सपोज कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अपन ने अपनी 4 व्हीलर लेके गए, अपन का 4 व्हीलर क्या हुआ कि वहां रुक गई। कहाँ रुकी है? जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ना अपन जा सकते आगे ना पीछे। बिल्कुल। अब एक पर्सन है जो इरिटेट हो रहा है, हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है, पर आगे वाला उसके लिए कुछ भी नहीं कर कुछ सकता नहीं कर सकता। और हम बैक भी नहीं जा सकते। तो उस जगह या तो हम इरिटेट हो ले, या उस मोमेंट को थोड़ा सा सोचे कि हाँ ठीक है, अब कि जो अब हो रहा कुछ है नहीं किया जा सकता, तो हाँ वेट कर लो। वेट कर लो। जी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक पर्सन है जो एक कंडीशन में बहुत अच्छे से निकल जाता है, वही पर्सन दूसरी कंडीशन को, जो दूसरा अच्छा निकल रहा है वहां पे नहीं निकल पाता। सपोज बिल्कुल। आज आप में कोई कैपेबिलिटी है बहुत अच्छा करने की, तो हो सकता है कि मुझ में वो कैपेबिलिटी ना हो, बट कोई दूसरा टास्क ऐसा हो सकता है जो मैं बहुत अच्छा कर लूँ। जी बिल्कुल। तो ये होती है साइकोलॉजी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया साइकोलॉजी को। इसके साइकोलॉजी की जो बीमारियां होती हैं इसको लेकर, तो जी, वो उसके सिम्टम्स क्या हैं? कब हमें लगना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक्चुअली साइकोलॉजी में बीमारियां तो अ, अपन जो बोलेंगे डिसऑर्डर, साइकोलॉजी में जी डिसऑर्डर किस्म, जी। तो ये होते हैं 2 टाइप्स के, एक न्यूरोटिक और एक साइकोटिक। तो न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर रहता है उसको अपन काउंसलिंग के थ्रू, पेशेंट अपने पास आएगा, अपन कंटिन्यू उसके सेशन लेंगे और साथ साथ उसकी कुछ मेडिसिन चलेंगी, उसके थ्रू ठीक किया जा सकता है। इन न्यूरोटिक की एंजाइटी और स्ट्रेस, ये सारी जो डे टू डे लाइफ की हमारी मेजर प्रॉब्लम रहती जी है उससे जुड़ा बिल्कुल। हुआ रहता है। सपोज आज जैसे कोई 12th का स्टूडेंट है, वो उसके लिए एंजाइटी का क्वेश्चन है कि भाई अभी हमें 12th बहुत अच्छे मार्क्स से पास करनी है, क्योंकि बिल्कुल। हमारे एक पर्टिकुलर टास्क है, इसको अचीव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी। ये डिप्रेशन, या तो नहीं कहेंगे अपन इसको, ये तब डिप्रेशन बनेगा जब वो बच्चा फेल हो जाए, या उसके जो बोलना चाहिए एक्सपेक्टेशंस, उसके मार्क्स बहुत बिलो आए। यहाँ पे उसका एंजाइटी का लेवल रहेगा। ये पर्टिकुलर लेवल में एंजाइटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन में किसी भी चीज को लेकर एंजाइटी नहीं होगी तो वो वर्क स्टार्ट ही नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल, है ना। डेवलपमेंट ही रुक जाएगा डेवलपमेंट ही उसका। रुक जाएगा। बिल्कुल। माइनर एंजाइटी हर वर्क के लिए होना जरूरी जरूरी है। है। इसीलिए शायद हम सभी को एक डेडलाइन दी जाती है कि इस वर्क के लिए ये, जी। मतलब यहाँ पे आपको काम कंप्लीट करना है। अगर कोई डेडलाइन नहीं हो तो शायद हमारा वो काम कभी भी कंप्लीट कभी भी नहीं हो, नहीं। बिल्कुल सही कहा है ना। आपने। तो ये सारी चीजें होती है। अब जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट की जो अपन ने बात की थी, तो उसकी ये एंजाइटी लाइफ लॉन्ग नहीं बनी रहेगी। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये एंजाइटी वो खत्म। टास्क जब तक है हाँ, तब तक। टास्क के प्रेजेंट रहने तक एंजाइटी जी रहेगी, जी। और जैसे ही वो टास्क आपका कंप्लीट हुआ आपकी एंजाइटी
चेंज। बट जब तक हम अलाइव है, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक हमारी एंजाइटी किसी ना किसी रूप में कन्वर्ट होती जाएगी, ये तो श्योर है। क्योंकि जब तक लाइफ है तब तक कोई ना कोई स्ट्रेस और कोई ना कोई एंजाइटी आपकी लाइफ में तो आती रहेंगी, सभी की लाइफ सभी की लाइफ में। क्योंकि आज 12th की हमें एंजाइटी है, कल कॉलेज की होगी, परसों के दिन हमें जॉब की होगी, फिर अपने डे टू डे लाइफ की होगी कि हम कैसे एडजस्टमेंट करें, लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज, बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो कि हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी तरह आपने इसको क्लियर किया है। ये बताइए कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में फर्क क्या है? एक्चुअली आपने सुना होगा स्पेशलाइजेशन जी। एमबीबीएस के बाद जैसे गायनिक या ऑर्थो स्पेशलाइजेशन होती है, वैसे ही साइकियाट्रिस्ट के लिए स्पेशलाइजेशन होती है। तो जो साइकियाट्रिस्ट है वो मेडिसिन रेफर कर सकते हैं, बट एक साइकोलॉजिस्ट जो रहता है वो प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। क्या है कि हम किसी भी पर्सन को देख के ये नहीं बोल सकते कि इनकी एंजाइटी इतनी है। बिल्कुल है। आज जैसे हमारा आईक्यू टेस्ट होता है बच्चों का, आपने आईक्यू टेस्ट सुना होगा। तो आईक्यू टेस्ट के भी लेवल है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बच्चे का आईक्यू करने पे इसमें 100 आया है, जैसे कि आपने देखा वो नॉर्मल फीवर में अपन चेक करते हैं 101, 102 बोलते हैं, मतलब ज्यादा है। एक अपना नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है कि 89, 90 रहता है। तो उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, तब अपन डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन जो है उसको एंजाइटी ज्यादा है या उसकी एंजाइटी का लेवल स्टेबल है या एंजाइटी बिलो है। उसी तरीके से आईक्यू होता है कि 90 to 110, वहां तक आपका एवरेज आईक्यू है, उससे बिलो रहेगा तो आप मेंटली रिटार्डेशन वाली कैटेगरी में आएंगे, उससे अबव में रहेगा तो आप जीनियस वाली कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं एक साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिस्ट जो है वो अप्लाई करता है और वो उस टेस्ट का रेफरेंस देता है साइकियाट्रिस्ट को। उसके बाद अगर साइकियाट्रिस्ट को लगता है कि मेडिसिन की जरूरत है तब और मेडिसिन, हाँ, और साइकोलॉजिस्ट जो रहता है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो केवल आपके टेस्ट करेगा, आपको काउंसलिंग देगा और डे टू डे लाइफ में आपके जो भी स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं उनसे मैनेज करना, आपको डील करना सिखाएगा। ओके। तो आप क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं तो ज्यादातर किस टाइप के केस डील करती हैं आप? किस टाइप के केस ज्यादा आते हैं आपके पास? सॉरी मैम, नाउअडेज अभी तो मैं एक साइकोलॉजी टीचर हूँ, तो पर ऐसा नहीं है कि वहाँ जो हमारे स्टूडेंट है वो केस की तरह नहीं रहते। हाँ, बिल्कुल, प्रॉब्लम तो सभी जगह है ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती जो ग्रोइंग एज बच्चों में पाई जाती हैं अपनी, उनको डील करना। और कई बार ऐसा हो जाता है, जब मैं पहले इस प्रोफेशन में थी, जब मैं हॉस्पिटल में वर्क करती थी, तो कई मैरिज जो हो जाती है जिन कपल्स की, उनकी भी बहुत माइनर प्रॉब्लम है, अपन सोच भी नहीं सकते। जैसे एक कपल हमारे पास आया था, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनकी वाइफ के कि इनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, इनकी सिस्टर की मैरिज होनी है, ये सारा पैसा उसके लिए सेव करते हैं। तो एक्चुअली मेरी भी सिस्टर है, तो इनको चाहिए कि ये मेरी सिस्टर के लिए भी कुछ सेव करे। बट यहाँ आप सोच रहे हो वो सही है, आपकी थिंकिंग है कि आपकी सिस्टर के लिए भी, बट यहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर अगले बंदे के फादर नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सिस्टर के लिए ज्यादा होती है। और हमारे हिंदू समाज में पति के परिवार के लिए मतलब बेटी तो आ गई है तो फिर उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट वाली बात रहती है। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर कभी किसी भी चीज की जरूरत होगी या कुछ है तो आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, अगर एज मच एज पॉसिबल जिसकी जहां तक होता है वो वहां तक सपोर्ट करता है हर फैमिली को, क्योंकि वो भी उसकी फैमिली है और ये भी है। तो इस तरीके से केस होते हैं। कई केस ऐसे होते हैं कि बच्चा मतलब अब ग्रोइंग एज में है, अफेयर हो गया, जी अफेयर हो तो गया है बट हम फैमिली को शो नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब हमको जिससे अफेयर हुआ है वो लड़की बहुत रिच फैमिली की है। एक मेजर प्रॉब्लम कास्ट की प्रॉब्लम आज भी, क्योंकि चाहे कितने भी एडवांस हो जाए अपने कास्टिज्म को बहुत ज्यादा देखा जाता है। कोई भी नहीं उसको डिनाई कर सकता कि हम अदर कास्ट में मैरिज करने के लिए एकदम से कोई भी पेरेंट्स एग्री नहीं होते, बहुत ही रेयर आजकल है कि एग्री होते। इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं। कई बार स्टडी को लेके पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, आजकल है जो नहीं पढ़ रहा है, तो वो सारे फैक्टर अपन को पता करने थे कि पहले ऐसा क्या था, ऐसा तो नहीं स्कूल चेंज हुआ। बिल्कुल, कई बार ऐसा हो जाता है 5th तक, जैसे मदर टीचर है कोई, नेक्स्ट उसमें जाके सब्जेक्ट टीचर हो जाते हैं, तो उसका भी इफेक्ट बच्चे पे होता है। पहले सिंगल टीचर से उनको पढ़ने की हैबिट रहती है, अब इसके बाद टीचर हर सब्जेक्ट में चेंज होके आ रहा है, तो वो किस टीचर को अपना माने।
ये वाली प्रॉब्लम भी हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट में आता है आपके स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जब बच्चे को सब्जेक्ट चूज करना होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, किस सब्जेक्ट को लेने से हमारे कैरियर का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डिसीजन हमारे लाइफ लॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं बिल्कुल जिनको डिनाई नहीं किया जा नहीं किया सकता। जाए। इस तरीके से कई केसेस है, और हमारी डे टू डे लाइफ में मतलब केसेस बोलना चाहिए एंडलेस है, जिसको अपन छोटे से टाइम ड्यूरेशन में नहीं चेक कर सकते। बिल्कुल सही बोला आपने। आपके स्कूल में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती होंगी तो आप काउंसिल करती हैं फिर जी उनको। जी, यही काम है आपका वहाँ पर। नहीं, एक्चुअली मैं साइकोलॉजी टीचर हूँ, ओके, और अगर जरूरत पड़ती है तो तो मैं काउंसलिंग भी करती हैं। जी, जी। ये बताइए कि क्या लंबे समय तक डिप्रेशन या अवसाद में रहने के बाद पागल होने की संभावना बढ़ जाती है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि पागल होने की संभावना बढ़ जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन डिप्रेशन में है और उसका पर्टिकुलर टाइम में ट्रीटमेंट चल रहा है, हाँ, जी, मेडिसिन उसको जी, प्रिस्क्राइब हो रही हैं, जी। और वो पर्टिकुलर ले रहा है मेडिसिन टाइम टू टाइम, तो ऐसा नहीं कह सकते, आप उसमें टैग नहीं लगा सकते। हाँ, ऐसे चांसेस हैं कि यानी अगर मेडिसिन नहीं ली हाँ, आपने या हाँ, लापरवाही कर दी तो हो सकता है कि ये ऐसा भी एक्चुअली हो। मेंटल हेल्थ में नहीं, फिजिकल हेल्थ में भी होता है। जैसे सपोज कोई आपके पास है पेशेंट जो कि बीपी का पेशेंट है, जी, ब्लड प्रेशर की जी, जिसको प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट अगर अपने हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन 1 या 2 दिन मिस कर दे तो उसे भी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। तो वो फिर चीज़ बढ़ जाएगी। हाँ, जी, उसके कंप्लेन बढ़ जाएंगी वहां पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी तरीके से मेंटल जो इलनेस है उसमें भी होता है कि अगर आपने मेडिसिन में डिले किया, या मेडिसिन लेने में ऐसा किया कि आपको आज लग रहा है आप ठीक हो गए, और आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा है, क्योंकि आज हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, किसी को पता ना चले, इसलिए अब हम ये दवाइयां लेना बिल्कुल बंद कर जी, देते हैं। जी, जी। तो उस कंडीशन में रिपीट होने के, या आपके सीवियर डिप्रेशन में जाने के, या बोलना चाहिए साइकोटिक पेशेंट बनने के बहुत ज्यादा चांसेस चांसेस रहते रहते हैं। हैं। ओके। एक सामान्य व्यक्ति को अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगी आप? एक सामान्य व्यक्ति को सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना होगा। बिल्कुल। जब तक उसका एनवायरनमेंट, क्योंकि हम सभी ऐसे हैं कि सोशल एनिमल है, किसी ना किसी रूप में हम कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने तब देखा जब कोविड से सब लोग सफर कर रहे थे, और जब हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं थी नहीं तो थी। हम सब डिप्रेसिव थे। उस समय हमारे मोबाइल में अटैचमेंट ज्यादा थे, एक दूसरे से कनेक्टिविटी, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें अपना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखना होगा, अपने मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखना होगा। उसके लिए योगा, एक्सरसाइज, और अगर आप ऐसे कुछ डिजीज से या ऐसे कुछ बीमारियों से सफर कर रहे हैं जिसके लिए आपको मेडिसिन लेना जरूरी है, तो आप बिल्कुल जरूर लीजिए। लीजिए, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारा सबसे पहला साथी हमारा शरीर ही होता है। जब तक हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, और बिल्कुल, इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को भी बहुत अच्छा रखना होगा। बिल्कुल। ठीक, तो हम जब अपनी मानसिकता को दूसरे के प्रति अच्छा रखेंगे, तब हमारी मानसिकता अपने आप, एक बोलना चाहिए, आपने वाइब सुना होगा, वाइब्रेशन रहते हैं जो, अगर आप मेरे लिए अच्छा सोचेंगे तो मैं भी आपके लिए अच्छा सोचूंगी, जी, अगर आप मेरे लिए बुरा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो वाइब्स जाएंगे, और बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लगा, और कई फील बार ये लगता है कि मतलब कितना भी परेशान है लेकिन खुश है, खुश है। तो ये फ़र्क पड़ता है। आपने शायद ऑरा वर्ड सुना जी, होगा, बिल्कुल। ऑरा। कई बार होता है कि हम अर्ली मॉर्निंग जब वेकअप करते हैं तो हमारे माइंड में सडनली कुछ एक होता है कि आज का दिन शायद कुछ ऐसा जाए, अच्छा या बुरा, फीलिंग जो आती है, वो ऑरा होता है। और वैसा ही होता है पर्टिकुलर, मतलब किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आपकी फीलिंग आई है, अच्छा हुआ है, तो आपको वो साइन मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिल जाएगी। और अगर आपको ने बिल्कुल। ये महसूस किया है कि कहीं कुछ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहेगा जो आपको मतलब नाइट में सोते सोते तक डिप्रेस कर देगा कि हाँ भाई बिल्कुल। मैं बहुत सैड एक हूँ। इंट्यूशन हाँ, मिल ही जाती है मिल ही अगर जाती है आप कहीं ना सोचो तो, कहीं से। बिल्कुल। डिप्रेशन हुआ या एंग्जायटी हुई, स्ट्रेस हुआ, इस तरह की समस्याएँ तो आम हो गई हैं आज, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े ही नहीं, बच्चे भी आज इससे बड़े इफ़ेक्टिव बिल्कुल। हैं। तो किस तरह से बच्चों को टैकल किया जा सकता है? क्योंकि बच्चों को समझाना ज़रा मुश्किल होता है। नहीं? एक्चुअली बच्चों को टैकल करना एक मतलब आपने जैसे कहा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जी। क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि बच्चों को आप बोल रहे हैं कि बेटा मोबाइल नहीं चलाना, और हुँ, आप उनके सामने कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वो तुरंत आपको रिप्लाई देंगे, मम्मा आप भी आप भी चला, चला रहे हो, पापा आप बिल्कुल, भी चला रहे हो, बिल्कुल। या दादाजी को देखिए वो भी जी, चला रहे जी, हैं। उनके सामने जो भी कुछ मतलब प्ले करता हुआ है, वो देखिए, मतलब वो अंकल भी तो चला रहे हैं, उनको कोई नहीं मना करता। जी। तो हमें अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो सबसे पहले पहले सेल्फ का एग्जाम्पल देना होगा कि हम भी नहीं कर रहे हैं। हुँ,
बिल्कुल सही। कि अगर हम वो चीज कर रहे हैं तो हम कभी भी उस लाइन में उसको गाइड नहीं कर सकते कि आप ये चीज अच्छा कीजिए। हम्म। क्योंकि बच्चे आज नहीं तो 2 साल बाद जब वो समझने लगेगा, जब उसको रिप्लाई देना आ जाएगा, उसकी इंसाइट डेवलप हो जाएगी, तब वो आपको रिप्लाई नेगेटिव ही देगा, कभी भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं जी देगा। जी। और इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप उसे कुछ भी समझाना चाहते हैं, कुछ भी सिखाना चाहते हैं, तो आप उसके लेवल पे जाइए। जी जब तक आप उसका लेवल नहीं समझेंगे, तब तक आपको मतलब उसको टैकल करना, बहुत डील करना उनके साथ बहुत ही प्रॉब्लम मुश्किल हो वाली जाएगा। बात जी है। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि आपने मतलब बच्चे ने कोई गलती की है, तुरंत आप रुक गए, और 1-2 दिन बाद जब उसने गलती की तो आपने उस समय भी उसको वो प्लस करके पनिशमेंट दिया हाँ, है। पुरानी बात ये अक्सर होता है हाँ परिवारों में कि तुमने उस दिन भी ये किया था, हाँ, वो चीज ऐड हो जाती ऐड है हो उसमें। जाती है। जबकि इंस्टेंटली अगर हम बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो अपन को तुरंत ही अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, और अगर कोई गलत काम किया है तो वहां पे ही तुरंत डांटिए उसे, जी नहीं बेटा आपने ये गलत किया है, जी से बिल्कुल। सॉरी टू हिम और हर। क्योंकि अगर बच्चे को आप सॉरी बोलना नहीं सिखाएंगे तो उसका ईगो एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। उसको पता होनी चाहिए कि उसने गलती कहाँ की है, उसमें एक्सेप्टेंस का पावर आपको डेवलप करना है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो कभी मतलब बोलना चाहिए कि किसी के सामने झुकने के लिए राजी नहीं होगा। बिल्कुल आगे उसको उसी को प्रॉब्लम आएगी। उसको जी क्योंकि उसको लाइफ में अगर सरवाइव करना है तो कहीं ना कहीं उसे चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल, समझना मैनेज करना आना चाहिए जी बिल्कुल। पेशेंट को हम जिस तरह ट्रीट करते हैं, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं डिप्रेशन में हैं या एंजाइटी है उन्हें, तो क्या उनकी फैमिली वालों को भी काउंसिल किया जाता है कि उनके साथ किस तरह का बिहेव रखना चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि जब एक पेशेंट आपके पास आया है इसका मतलब उसको आपकी जरूरत है, तभी वो आया है। अगर उसको जरूरत नहीं होती तो वो आपके पास कभी नहीं और आता। शायद बहुत ज्यादा जरूरत है ज्यादा शायद, जरूरत है, क्योंकि इस चीज में लोग कम जाते हैं, बचते हैं बचते हैं। डॉक्टर क्योंकि के पास जाने से। फिजिकल हेल्थ तो दिखाई देने लगती है। जी सपोज जैसे आपको अगर फीवर हुआ है तो एक दिन में ही आपका फेस देख के मैं रीड कर लूंगी कि मैम आपकी हाँ, तबीयत कुछ खराब है, प्रॉब्लम कुछ है। जी प्रॉब्लम जी। है। बट आपको कोई मेंटल स्ट्रेस चल रहा हो तो वो इजिली मेजर नहीं हो पाता। नहीं, अंदर ही अंदर इंसान अंदर हाँ, सोचता रहता है, घुटता रहता है। जब तक वो सिवियरिटी नहीं मतलब आ जाए, या हाँ ऐसा ना बिल्कुल। हो कि पर्सन के बिहेव में चेंज ना होने लगे, तब तक हम उसको मेजर नहीं नहीं कर करते। सकते। तो यहाँ पे पेशेंट की फैमिली वालों के साथ डील करना भी बहुत जरूरी रहता है। जी क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पेशेंट की फैमिली के साथ वो नहीं बता पा रहा अपनी प्रॉब्लम, तब तो उसको मेजर प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल अगर मतलब फैमिली से वो डिस्कस करता तो शायद वो प्रॉब्लम इतनी लार्ज स्टेट में नहीं आती। बिल्कुल कहीं बिल्कुल। ना वो कहीं कहा भी है ना हाँ, कि एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था कि दिल खोल लेते अगर यारों के साथ तो यहाँ नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। वही बात है कि आप दिल खोल के अगर आपका कोई एक फ्रेंड भी है, जी मुझे जो लगता है, जी, तो यानी आप ये समझ लीजिए उससे आप दिल की सारी बात कर लें तो आपको शायद हार्ट अटैक और इस तरह की कोई परेशानियां हो ही ना, वही में डिप्रेशन भी ना हो। डिप्रेशन भी ना हो। बिल्कुल। कई बार शायद आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जैसे किसी के यहाँ कुछ डेथ हो जाती है, जी कोई एक उनके जो ज्यादा अटैचमेंट में जी रहते हो जब नहीं रोते तो अपन उनको कोशिश करते कि ये कि रोए। रोएं बिल्कुल। क्योंकि जो इमोशन है वो हमारे अंदर गॉड ने बाय बर्थ दिए हैं। एक छोटा बच्चा रहता है, अगर जब उसका बर्थ हुआ रहता है, समझ लो मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, जी जब उसका बर्थ हुआ रहता है तो उसका रोना बहुत जरूरी रहता है। अगर वो नहीं रोता तो डॉक्टर से मार के मार रुलाते के हैं। रुलाते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारे अंदर इमोशन है। हम्म, छोटा बच्चा भी अपनी केयर जानता है। बहुत छोटे बच्चे के हाथ में उसे दे दो तो वो रोने लगेगा, हम्म, और अगर उसे पता है कि वो सेफ हैंड में है तो वो नहीं रोएगा। नहीं रोएगा। तो उसी तरीके से एक पेशेंट के साथ भी होता है कि जब उसे लगता है कि हाँ मेरे पास ये सेफ हैंड है तो मैं इनके पास जाऊं, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में हमको उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा ट्रीट करना होगा कि आप थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश हाँ, थोड़ा कीजिए। पैम्परिंग, थोड़ा हाँ, सा अपनापन अपनापन उसको महसूस हो, महसूस हो, क्योंकि वो नहीं मिला तभी वो शायद तभी इस कंडीशन हाँ, में आ पाया है। तो जी उनको ये समझाना भी बहुत जरूरी है। साथ ही अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी मेडिसिन चल रही है तो उस मेडिसिन के लिए रिमाइंडर भी आप मतलब पेशेंट की फैमिली को ही बनाइए कि भाई जी आप ही उनको जी कोर्स बिल्कुल। खिलाइए, चाहे प्यार से चाहे डांट के, जी किसी वो भी जरूरी है। जरूरी है। क्योंकि मतलब अगर बच्चे को ठीक करना है तो दवा ये नहीं देखी जाएगी कड़वी है कि नहीं, वो तो नहीं खिलानी ही बिल्कुल, पड़ेगी जो आपको, जरूरी है तो जरूरी है। जरूरी है। और फिर उसके अलावा एक पेशेंट के फैमिली मेंबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि अपन किसी भी पेशेंट को आइसोलेटेड नहीं रख सकते। जी जब तक उसकी क्रिटिकल कंडीशन ना हो आप उसे फैमिली से दूर नहीं रख नहीं रख सकते। सकते। आप उसके साथ शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे और फैमिली मेंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो अगर वो उसे ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें तो पेशेंट के रिकवर होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल।
तो टाइम लिमिट भी हाँ, कम हो टाइम जाएगी। लिमिट जो है वो कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप में ना पॉजिटिव, मतलब आप देखेंगे कोई भी पेशेंट है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, सपोज जैसे आज हम ही किसी सैड मूड में है और हमें हमारा कोई फ्रेंड मिल जाए, अपन ने उससे थोड़ी सी बात कर ली तो अपना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो वही कंडीशन फैमिली के साथ है कि अगर वो कुछ ऐसा क्रिएटिव करें कि पेशेंट का माइंड डाइवर्ट हो, तो वो जल्दी अपनी कोई प्रॉब्लम जो है उससे भूलने की कोशिश करे। देखिए, प्रॉब्लम हम कभी भी अपनी लाइफ लॉन्ग में कोई मेजर प्रॉब्लम होती है भूलते नहीं है। बिल्कुल मतलब कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा उसको आप भूल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। पर उसकी जो बोले चाहिए इम्प्रेशन है आपके माइंड में, उसकी जो छवि है उसको हम बहुत कम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि डिसलेक्सिया एक बीमारी है, तो उसके शुरुआती लक्षण क्या है? डिसलेक्सिया एक्चुअली स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये बच्चों में पाई जाती है और इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि बच्चे जो वर्ड्स है ना वो उल्टे लिखते हैं। जी आपने देखा होगा तारे जमीन पे जी मूवी, बिल्कुल। तो उसमें बी को डी लिख रहे हैं या उन्हें ऐसे दिख रहा है कि एनवायरनमेंट में वर्ड्स उड़ रहे वर्ड्स हैं, उड़ रहे हैं, हाँ, तो डब्लू को एम या एम इस या, तरह का, तो हाँ। उनकी रीडिंग। बट ये बच्चे अगर आप इनको कहें कि इनकी इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी कम है या कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते जी हैं, जी इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जी केवल उनको स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और आप शुरुआती तौर में उनके वर्ड की जो राइटिंग है वहां पे देख के उसको कंट्रोल करेंगे। ये नहीं बोल रहे हम बार बार उसे टोकिए, बट उसे रिकॉग्नाइज कराइए कि बेटा आप जो लिख रहे हो वो गलत है, यहाँ देखो यहाँ ये लिखा हुआ, आपका लिखा हुआ यहाँ सुंदर नहीं दिख रहा है। मतलब उसको पॉजिटिव वे में लेके आप जी उसको जी चेंज कराइए। जी अगर आप ये कहेंगे कि गलत है, आप अच्छा नहीं लिख रहे हो, तो वो थोड़ा सा और नेगेटिविटी की ओर जाएगा कि शायद मैं ही गलत हूँ। या क्योंकि मुझे हर हाँ, वक्त कमी बताते रहते हैं, हाँ, ये भी आजकल मेरी, बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो जी, तो यहाँ, जी जी। जी, ये बताइए कि ऑटिज्म भी एक तरह की बीमारी होती है, तो डिसलेक्सिया और ऑटिज्म में क्या डिफरेंस? एक्चुअली जो ऑटिस्टिक चाइल्ड रहता है उसका एक अपना ही वर्ड रहता, मतलब वो आपके ओके। साथ बहुत चीजें ना शेयर करना पसंद नहीं करेगा। उसकी जो दुनिया है वो बिल्कुल वो ही अलग है। सेपरेट रहेगी। ओके। उसके मतलब कई ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसे भी देखे हैं कि उनमें कलेक्शन की बहुत ज्यादा टेंडेंसी पाई जाती है। उनके जो खिलौने हैं वो अलग रहेंगे, उनके चीजें हैं अलग रहेंगी, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे। वो मतलब भूखे भी हैं तो वो बोलेंगे नहीं। हाँ जी। उनमें कलेक्शन की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। और अपने में रहना हाँ, यानी। खुद में, मतलब उनका जो खुद का बनाई हुई दुनिया रहती है ना जी वो हमारे एनवायरनमेंट से बहुत अच्छी रहती है और जी उनको किसी और की जरूरत नहीं रहती। इवन पेरेंट्स की भी रिक्वायरमेंट एक लिमिटेशन में रहेगी, बाकी वो अपनी ही दुनिया में बहुत अच्छे हैं। उनको बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी तभी वो आपसे शेयर करेंगे, अदरवाइज वो कोशिश ये करते हैं कि हम जिसमें है उसमें ही उसी में। खुश रहें। जी जी। तो इंट्रोवर्ट भी बच्चा होता है, तो क्या वो कुछ कुछ? एक्चुअली इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड तो अपनी बोलना चाहिए पर्सनालिटी का एक ट्रेट है। जी जी यहाँ पे यहाँ पे इन द सेंस मैं जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत दूर थी, जी। तो मैं भी अब फील करती हूँ कि मैं बहुत इंट्रोवर्टेड थी। ओके। पर हम जैसे प्रोफेशन में आए, लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ, जी तो अपने आप हमारा जो इंट्रोवर्ट वाली टेंडेंसी है वो चली गई। जी कई बार होता है कि हम अपनी फीलिंग किसके साथ शेयर करें, कैसे बोलें, तो ये भी आ जाता है। और ऐसा नहीं, इंट्रोवर्टेड जो रहते हैं वो अपनी फीलिंग्स को जरूर बताते हैं। किसी एक्सट्रो और तरीके हाँ, से। जी मतलब एक्सट्रोवर्टेड जो रहेगा वो मजाक में भी बोल देगा। जी इंट्रोवर्टेड बहुत ही लिमिटेड मतलब लाइंस में आपको अपनी फीलिंग्स बता देंगे कि हाँ, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बोला और उनका काम वहां पे खत्म हो जी। जाता है। एक कहीं ये भी डर होता है कि जज होने का, भाई मुझे जज किया जाएगा अगर मैं ये बोलूंगा तो, मुझे नॉलेज नहीं है या तुमको कुछ नहीं आता या कुछ भी, इसलिए भी शायद वो चुप हो जाते हैं, ये भी एक हाँ, रीजन हो सकता एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज। सपोज जैसे अगर अपन कोई बात कर रहे हैं, क्रिकेट की ले है। लीजिए, जी अभी बहुत ज्यादा, जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें नॉलेज है तो हम चार लोगों के सामने बिल्कुल खुल के उसके संबंध में बात कर सकते हैं, हमें कहीं भी कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। नहीं होगी, हाँ। बट अगर हमें कहीं भी लैक ऑफ नॉलेज है, जी तो फिर हमें उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करने में प्रॉब्लम होनी ही है। और इन केस अगर आपने कोई भी नॉलेज नहीं है और उस समय कुछ बोल दिया और वो सेंटेंस आपका गलत हुआ, तो आपकी किटी होने का भी डर रहता है। बिल्कुल, शायद यही डर है जो इंट्रोवर्ट रहे हो हाँ, जाता है इंसान धीरे नहीं, धीरे। इंट्रोवर्टेड हो नहीं जाता। एक्चुअली कई बार ये होता है कि एज के अकॉर्डिंग भी हम मतलब सरवाइव करते हुए इतना टाइम हो जाता है हमें कि लगता है अब किसी से कहना बहुत मुश्किल है। कई बार पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो फैमिली में इतना ज्यादा सरवाइव कर चुके होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में या अपनी वर्किंग प्लेस में, तो उन्हें लगता है अब जो चल रहा है जैसा है बिल्कुल स्मूथ चलने दो, किसी से कुछ नहीं कहना। कुछ में खुद ही एडजस्ट कर लो। हाँ,
सेल्फ एडजस्टमेंट जो उनका जी। जो उसकी कैपेसिटी रहती है वो बहुत हाई हो जाती है। हाँ जी। तो उस कंडीशन में वो इंट्रोवर्टेड हो जाता है। लिमिटेड वर्ड, आपने मुझसे पूछा ये काम है, मैंने कहा हाँ। कम बोलना, हाँ। कम लोगों से मिलना, हाँ। ये बस। सब। जी। एक और बीमारी है हिप्नोथेरेपी, बीमारी नहीं थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी। तो ये क्या होती है और किस तरह के पेशेंट को दी जाती एक्चुअली हिप्नोथेरेपी जो होती है, आपने सुना होगा सम्मोहन, है? जी, सम्मोहन करना, जी, किसी जी, को जी। अपने वश में करना, हुँ, वशीकरण इस जी। तो ये एक्चुअली सेल्फ हिप्नोथेरेपी भी होती है और पेशेंट के लिए भी यूज की जाती है। हुँ, सेल्फ हिप्नोथेरेपी में हम चूंकि अपने जो कॉन्शियस लेवल रहता है उसको इतना डेवलप कर लेते हैं कि हम अपने आप को कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो हम फॉलो करेंगे। ओके। कि हमें मतलब सेल्फ रेगुलेशन इतना ज्यादा हो जाए, हम अपने आप को सेल्फ इतना कंट्रोल कर लें कि अगर मैंने ये कहा है कि कीर्ति अब तुम्हें ये काम करना है तो फिर और करना है। इसका टाइम ड्यूरेशन 5:30 है, तो कीर्ति को वो काम 5:30 पे ही करना ओके, है। जी। और जो पेशेंट के लिए आप हिप्नोथेरेपी यूज करते हैं उसमें एज अ ट्रीटमेंट अपन यूज हुँ, करते हुँ। हैं कि पेशेंट को जो भी कुछ डिसऑर्डर है, जो भी कोई डिजीज है, जी। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट कर दें। हुँ, हुँ। तो उस कंडीशन में आप उसको अनकॉन्शियस लेवल जो उसका है जिसमें वो बहुत सारी हिडन नीड्स छुपा के रखा है, वहां पे लेके जाते हैं और उन नीड्स को फुलफिल करने की या तो अगर हो सकता है तो कोशिश करेंगे, नहीं तो कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड है जो वो नहीं फुलफिल कर सकता, वहां पे आप उसको अवेयर कराएंगे कि हाँ जी, ये आपको चीज आपके हिप्नोथेरेपी के थ्रू हमें पता चला है। क्या जी, कुछ ऐसा था जो आपने कभी सोचा था? जी। ड्रग एडिक्शन किन-किन तरह का हो सकता है और इसे कैसे छुड़वाया जा सकता ड्रग एडिक्शन मैडम आजकल तो इतने है? सारे बहुत। ड्रग्स की वैरायटी है कि अपन जी, काउंट करना बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक आप बोल नहीं सकते कि बच्चा स्मोकिंग कर रहा है कि ड्रिंकिंग कर रहा है जी, कि मतलब क्या गांजा ले रहा है या कौन सा ड्रग ले रहा है। जी, जी। इंजेक्शन भी कई आने लगे हैं। हुँ, हुँ। ठीक है। कई लोग जो रहते हैं वो एज अ ड्रग विक्स या वाम को भी यूज करते हैं। ये ओह! भी एक तरीके का एडिक्शन है जी, कि जब तक उन्होंने विक्स या वाम यूज नहीं की उन्हें नींद नहीं आएगी। जी, ठीक है। जी। कई लोगों को आपने देखा होगा पेट्रोल या डीजल जो मशहूर। जलता है उसकी एडिक्शन रहता जी, है। जी। तो इस तरीके के ड्रग एडिक्शन बहुत सारे हो जाते हैं। बेसिकली हम जो ड्रग एडिक्शन बोलते हैं वो या तो कोई सब्सटेंस अब्यूज से रहता है आपका हुँ, और या तो अल्कोहल रहता है। ओके। जी, जो अपन मेजर सोसाइटी में जो यूज किया जाता है जिस वर्ड को ड्रग एडिक्शन के लिए, तो उस कंडीशन में पेशेंट को कई बार अवेयरनेस भी की जाती है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं वहां पे भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उनके डेली रूटीन को चेंज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको जी। दिया जाता है ट्रीटमेंट। एक बहुत ही आजकल आधुनिक एडिक्शन है मोबाइल का एडिक्शन। जी वो भी एक बिल्कुल एडिक्शन किसी एडिक्शन से कम नहीं कम है नहीं है, वो। बहुत ज्यादा है। जी, तो ये मोबाइल का जो एडिक्शन है वो मतलब कितना घातक है मेंटल हेल्थ के लिए? एक्चुअली आपने बहुत सारे आजकल स्टेटस में देखा होगा और आपके ही स्टेटस में सपोज जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ जी। उसमें डला है कि हमें लेट नाइट कुछ सर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि हाँ हमें जी। नींद बिल्कुल, डिस्टर्ब होती है बिल्कुल। ना। बट हम वो सर्च कर रहे हैं, कर रहे हैं। हम पढ़ लिया कंटिन्यू और बस। पढ़ लिया और उसको ठीक अलग कर दिया। है। जी। क्यों? क्योंकि हमें एडिक्शन हो चुका हुँ, है। हुँ, हुँ। हमने पढ़ लिया है। हाँ, हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि ज्यादा देर तक मोबाइल नहीं, मत देखो, बट हम खुद फॉलो खुद बहुत देर से करते हैं। वही आप देखेंगे कि एक पेरेंट्स हैं जो बच्चे को रेगुलर कहे जा रहे हैं बेटा आपको पढ़ना है, आपको मोबाइल नहीं चलाना है, आपको मोबाइल मिलेगा तो इतनी देर का, हुँ, बट आप उसके सामने खुद रेगुलर कंटिन्यूअसली मोबाइल चला रहे हैं तो आप उसे कैसे। बिल्कुल। तो उसके अलावा एक एडिक्शन ये भी देखा गया है मोबाइल में कि आपने जब तक रात को थोड़ा सा कुछ नेट में सर्च नहीं किया, कुछ सफर नहीं किया, आपको नींद नहीं आनी। हुँ। एक बार हम व्हाट्सएप चेक कर लें क्या मैसेज है, हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, फेसबुक, फिर इंस्टा, इंस्टाग्राम, एक के बाद एक। एक के बाद एक। तो जी, उसके बिल्कुल, ये तो बहुत ही बोलना चाहिए कि ड्रग एडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक एडिक्शन मोबाइल बिल्कुल, हो चुका है। बिल्कुल और सही कहा। खासकर आजकल आप देखे होंगे कि मदर्स जिनके बच्चे छोटे हैं जी, उनको कुछ काम करना रहता है, कुछ बच्चों को कैसे एंगेज रखें, सीधे मोबाइल। मोबाइल दिया, खाना नहीं खा रहे हैं तो मोबाइल मोबाइल, हाँ पकड़ा दिया। मोबाइल और देखो। बच्चे भी मोबाइल हाँ देखते हुए खाना खा भी खाना, लेते हैं, और वो जितने उनकी डाइट है उससे ज्यादा खा लेते ज़्यादा हैं। खा लेते हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली खा रहे हैं वो खा रहे एक्चुअली। हैं।
उनको नहीं पता है जी। और उनको ये पता है कि जितनी देर मुझे मतलब मैं खाना खाऊंगा उतनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए मुझे मोबाइल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक ये मतलब भी उनके एक लिए रीजन प्रॉफिट है वाला जी। बात ये भी होता है ना कि आपने अगर बोला है कि बेटा खाना खाने तक आप मोबाइल देख लो, तो चाहे हम 10 मिनट्स में फिनिश करें और चाहे 20 मिनट्स में, हमें उतनी बिल्कुल देर मोबाइल मोबाइल मिले। मिल जाएगा, बिल्कुल तो सही कहा ये आपने। सबसे ज्यादा एडिक्शन का एक रीजन है। जी, बड़ों का व्यवहार भी क्या बच्चों पर असर डालता है, और किस तरह की गलतियां हैं जो आजकल पेरेंट्स करते हैं और नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल मैम, ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन जी है। स्पेशली जो देखें तो आपकी जो टीन एज वाले बच्चे, टीन एज मतलब 13 to 19, जी। जो टीन में आते हैं, तो यहाँ पे अपन ने खुद देखा होगा, आप खुद ऑब्जर्व करना या नहीं किया होगा, तो मतलब बहुत ही मेजर प्रॉब्लम यहाँ आ जाती कि 1 सेकंड में आप बच्चे ने कुछ पूछा है तो आप बोले बहुत बड़े हो गए हो तुम, बिल्कुल जी। मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो। और दूसरी सेकंड में अगर बच्चे ने कोई काम नहीं किया तो इतने बड़े होने के बाद भी आपसे ये काम नहीं बनता, हाँ, ये अभी तुम इस चीज के लिए छोटे हो। छोटे हो। मतलब ये ये बहुत ज्यादा कि हमने 1 सेकंड में उसको इतना बड़ा बना दिया कि आप मतलब आपकी इससे भी शायद वो बड़ा जी हो, और जी। दूसरे सेकंड में एक छोटे बच्चे से भी छोटा, छोटा बना देते हैं आपकी सहूलियत से। आपकी सहूलियत के हिसाब से। और इस चीज में कई बार ऐसा होता है ग्रोइंग एज में बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज रहती हैं, क्योंकि उसकी मेंटली और फिजिकली दोनों चेंजेस होते चेंज रहते हैं। ये होते तो अपन सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हैं हो, जी जी। मेंटली फिजिकली बहुत सारे चेंजेस रहते हैं जिसको लेके बहुत सारी क्वालिटीज रहती है। अगर अपन उनको टाइम टू टाइम फुलफिल करेंगे तो बच्चा उससे बहुत अच्छी चीजें सीखता है। बट हमारे यहाँ मतलब आपने शायद सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे अब्यूज वर्ड है या बाउंडेशन वाले वर्ड है जो नॉर्मली यूज नहीं किए जाते, जैसे सेक्स। जी ठीक है, जी। सबसे ज्यादा रेप केस और इंडिया में देखे जाएंगे या बहुत सारे, बट हम बच्चों से कभी भी खुल के डिस्कस नहीं करते नहीं, उन आज भी टॉपिक्स, नहीं करते आज भी नहीं करते। जबकि बच्चों को बाकी एजुकेशन की तरह सेक्स एजुकेशन भी देना बहुत जरूरी जी। है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल खुली किताब उनके सामने रख दीजिए, बट उनको बेसिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है जो उनकी एज के अकॉर्डिंग जरूरी है। जरूरी है। और इसी कारण अगर जो हम लोग बेसिक नॉलेज बच्चों को नहीं देते अपने, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कोई बहुत अच्छी चीज है। जी बच्चे मतलब कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं कि छोटा बच्चा जो है उसके माइंड में ये लगा कि ये कोई बहुत अच्छी चीज है, और उसके नाम पे कोई उसके अंकल या कोई हरसमेंट करते हैं बच्चों का। जी। काफी केसेस हैं इस तरह बहुत केसेस ऐसे हो जाते हैं कि अंकल या कोई उसके नाम पे बच्चों का हैरेसमेंट होता है। जी। तो ये हमारे ही कारण होता है, ये जो पर्टिकुलर अपने बड़ों का बिहेवियर उसके कारण ही बच्चे मिसगाइड होते हैं। अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन के रहता है बच्चों का, जैसे कहा जाता है कि बच्चा जब छोटा है जी। 13-15 ईयर्स तक, तब तक उसको मदर के अंडर में रहना चाहिए, हम्म। और उसके बाद उसको फादर के अंडर में, फादर। क्योंकि जो अथॉरिटी है जी वो फादर रहेगा तो थोड़ा बच्चे पे कंट्रोल ज्यादा रहेगा, उससे पहले मदर का कंट्रोल रहना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी है कि बच्चा जब मदर के साथ फैमिलियर हो जाएगा सब चीजें, तो वो ग्रोइंग एज में भी अपनी जो भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है वो बताएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी मदर से सारे फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, कई बार मैंने ऐसे मदर या फादर को भी देखा है कि बच्चे के कहीं अफेयर भी होते तो वो आके एज अ फ्रेंड बताते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल तो हाँ, होना चाहिए। कि मैं इसको पसंद करता हूँ, मम्मी मेरा जी ये है या पापा मेरे साथ ये है। जी। तो अपन को उस समय ये नहीं बोलना है कि बेटा आप मतलब जो बोल रहे हो जो कर रहे हो वो गलत है। एक्चुअली वो उसकी लाइकिंग जो है वो उसके डेवलपमेंटल चेंजेस के कारण हो रही है, एज फेज के कारण हो रही है। बिल्कुल और हम जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक ये गलत नजरिए से ही देखा जाएगा। जी डेवलपमेंटल एज को देखना उसको समझना बहुत बड़ी चीज होती है। जी। और कहीं ना कहीं वो फिर नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, अपने पेरेंट्स से दूर हो दूर जाएंगे हो कि इनको जाएंगे, मत बताओ। मत बताओ। ये हो जाता है। बेसिकली जो मतलब हमारे साइकोलॉजी में कई केसेस ऐसे आते हैं, तो आपने शायद फ्रॉइड का नाम सुना होगा, साइकोलॉजी में बहुत मतलब फेमस नेम है, और उसमें जो साइकोथेरेपी है, साइकोडायनेमिक थेरेपी है, वो इसी पे ही रिलेटेड है बच्चे के, जी कि आपके जो प्रॉपर एज डेवलपमेंट है जी उसमें ग्रोइंग कैसे की जा रही है, जी तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को ट्रीट किया जाता है। जी। एक और समस्या देखने में आई आजकल, बहुत आम है, और सिर्फ अकेलापन, सिर्फ बड़ों को ही नहीं बच्चों में भी देखने में, ये कितना घातक है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक्चुअली अकेलापन तो हम सभी के लिए घातक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे मैंने पहले कहा है, कोविड टाइम था, जब किसी भी पर्सन को कहा जाता था आइसोलेटेड रहना है, किसी से कांटेक्ट नहीं करना है। जी तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी थे जो कोविड से सफर नहीं कर रहे थे, बट
आइसोलेटेड होने के जी। कारण मतलब उन्होंने हाँ, अपने, कि एक कमरे हाँ में बंद हो जाना, हाँ, कोई बोलने कोई बात बोलने करने के बात लिए। करने वाला नहीं है, हम किसी को छू नहीं सकते, हम किसी जी, से बात नहीं कर सकते। जी, तो वो डिप्रेशन में पर्सन ज्यादा मतलब सरवाइव किए हैं। जी, और कई लोग मतलब डेथ भी इसी कारण भी हुई है, जी, डेथ रेट जो बढ़ी है वो इसके कारण ही है, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में चले और एक ह्यूमन नेचर होने के कारण हम आइसोलेटेड नहीं रह नहीं सकते। रह अगर सकते। कोई पर्सन है जिसको अपन वॉच कर रहे हैं रेगुलर कि वो आइसोलेटेड हो रहा है, मतलब वो अकेलेपन को ज्यादा पसंद कर रहा है, तो अपन को उसका रीजन सर्च करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो और वो डिप्रेशन की साइड में जा रहा हो। हुँ, क्योंकि जी। अगर आप वो मोबाइल सर्च, एक्चुअली मोबाइल के होते हुए आजकल कोई अकेला नहीं रहता, हाँ ये जी, सबसे बिल्कुल बड़ी सही बात है। है। वो मोबाइल में बात कर रहा है, कुछ सर्च कर रहा है, कुछ है, तो आप मान सकते हो कि हाँ। बट हुँ, अगर उसकी मोबाइल से भी कनेक्टिविटी नहीं है, वो सोशल जो कनेक्शन है वो भी उसने ब्रेक कर दिए हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि ये आइसोलेटेड हो रहा है। और उस कंडीशन में उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी रहता है। अब बाहर निकालने के लिए सबसे पहले फैमिली मेंबर ही है जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी हॉबी क्या है, हुँ, उसका इंटरेस्ट क्या है, बिल्कुल, उसका किस पर्सन की तरफ कितना झुकाव है। जी। क्योंकि हर फैमिली मेंबर की तरफ हर पर्सन का झुकाव नहीं होता, किसी एक से ज्यादा क्लोज रहते हैं, किसी से थोड़ा कम। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका अपन यूज कर सकते हैं उसको इस माहौल से बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलते-चलते मैं कुछ आपसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक्चुअली मैम मुझे गाने सुनना बहुत पसंद ओह! है। तो गाती भी होंगी आप? नहीं, गाती तो जब बजते हैं तब उसके साथ गाती ओके, हूँ। जी, बाकी ये है कि मुझे मतलब गज़ल भी बहुत पसंद है, और रोमांटिक सॉन्ग चाहे नए हो चाहे पुराने हो, वर्डिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जी, बहुत ज़्यादा गाने, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। ओके। तो आप फैमिली भी सँभालती हैं और आप जॉब भी कर रही हैं। जी। कैसे मैनेज कर पाती हैं टाइम? एक्चुअली मैं यहाँ मतलब इस स्कूल में आने से पहले नवोदय में थी। जी, और नवोदय से मैंने स्विच भी इसलिए किया क्योंकि मेरी बेटी उस समय 3 साल की थी। ओह! जी, तो मुझे लगा कि मुझे प्रायोरिटी जो है वो अपनी बेटी को, फैमिली को, हाँ, बच्चों को देनी। देनी चाहिए। और आज भी मेरी मतलब जो मैंने जो कुछ अचीव किया है वो फैमिली के कारण अचीव किया है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनती है कि मैं अपनी जी, फैमिली की तरफ भी उतना ही रिस्पॉन्स दूँ। जी, ये सोचकर कि अगर कभी मेरी ज़रूरत उनको रही तो मैं उसके लिए अपनी जॉब और मतलब बिल्कुल। ये एक सैक्रिफाइस करने में कोई, जी, भारतीय महिला नहीं, को भारतीय ये महिला तो नहीं, करनी एक्चुअली चाहिए। देखिए अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली के लिए कौन कौन करेगा? करेगा? ये बिल्कुल, वाली बात जी। भी है। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक्चुअली मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी भी तरीके से आइसोलेटेड हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, या किसी तरीके की उसको लॉन्ग टर्म एंजाइटी है, तो प्लीज आप किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। आपकी जैसी फिजिकल हेल्थ होती है, खराब हो जाती है, एज अ ह्यूमन बीइंग आजकल इतना ज्यादा रश है, इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि मेंटल हेल्थ का खराब होना भी एक बिल्कुल माइनर जी, प्रॉब्लम है। इसमें कोई भी शर्म करने वाली है, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि आप छुपाएं दूसरे से। जी, अगर आप एक किसी भी साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप मेंटल हेल्थ से अवेयर हैं। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिमागी पागल रूप है, से पागल जी, है, जी, जी, पागल नहीं बोल सकते हम। आपको दिमागी कोई भी बीमारी है तो आप उसको पागल का टैग नहीं लगाइए, और ना ही किसी भी पर्सन को आप ऐसा देख रहे हैं अपने आसपास के एरिया में तो उसको ये कहिए कि नहीं नहीं दिखाओगे। तो कई बार हमारे यहाँ ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में कि मैरिजेबल कोई बच्चा रहता है तो उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं शो किया जाता कि आगे इसकी शादी में दिक्कत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बट यही अगर प्रॉब्लम आगे जाके सिवियरिटी ले ली तो पूरी की पूरी जो फैमिली रहती है वो स्पॉइल हो जाती है। तो इसलिए अगर हम एजुकेटेड हैं, हम अपने और अपनी सोसाइटी का भला चाहते हैं, तो हम जितना ध्यान अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ देते हैं उतना ही हमें अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ भी देना चाहिए। बस मैं यही मैसेज दूंगी। और सी टाइम्स को, रचना मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद कि आपने इस मंच में मुझे आमंत्रित किया। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के इतने डिटेल में अच्छे से जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर कीर्ति सैनी जी से जिन्होंने साइकोलॉजी फैक्ट्स के ऊपर हमसे बड़े डिटेल में चर्चा की और उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएँगे। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।